गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना विषय राज्य की प्रकृति, उसके उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में जो राजनीतिक दार्शनिकों में जो मतभेद पाया जाता है उससे संबंधित जितनी भी विचारधारा हैं, सिद्धांत हैं, उनका अपन ने पिछली क्लास में उदारवाद और आदर्शवाद का अध्ययन किया। और उदारवाद जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अवधारणा है और आदर्शवादी विचारधारा जो राज्य के एक आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में जो और सिद्धांत हैं उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत आज अपन पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने राज्य को एक वर्गीय संस्था, एक शोषण का यंत्र मानते हुए अपने विचार स्पष्ट किए। और मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य सामान्य हित का पोषक नहीं है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहायक नहीं है। इसका उद्भव बुजुर्गा वर्ग यानी जो पूंजीपति वर्ग है समाज का, उसके हितों की रक्षा करना है और जिसका अस्तित्व सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए विद्यमान है। यानी जो राज्य है उसने समाज में दो वर्ग कर रखे हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। तो पूंजीपति के हितों की रक्षा करना और सर्वहारा वर्ग के शोषण करना ये राज्य का काम है। इसलिए राज्य एक वर्गीय संस्था है, इसलिए मार्क्स के अनुसार इसे समाप्त किया जाना चाहिए, इसका समापन होना चाहिए। मार्क्स राज्य को एक शोषण का यंत्र मानता है और जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इसके लिए राज्य वर्ग संघर्ष का परिचायक है कि निरंतर इसमें संघर्ष होते हैं। आगे मार्क्स कहता है कि यह एक रुकावट शक्ति है, रचनात्मक शक्ति नहीं है। इसमें अच्छाइयां नहीं है बल्कि व्यक्ति के हितों में रुकावट उत्पन्न करना इसका काम है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शासक वर्ग शासित वर्ग पर अपनी इच्छा को थोपता है, अपने आदेशों को थोपता है और हमेशा पूंजीपति की सहायता करता है और पूंजीपति वर्ग का अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने में उनकी सहायता करता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति के द्वारा राज्य जैसी व्यवस्थाओं का अंत होना चाहिए। और क्रांति इसलिए अनिवार्य है कि असंतोष की शक्तियां दिन प्रतिदिन संगठित होती हैं और अंत में वो सारी की सारी जो बेड़ियां हैं वो तोड़ डालती हैं। यानी क्रांति द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेगा सर्वहारा वर्ग और क्रांति से सर्वहारा वर्ग विजय प्राप्त करेगा और पूंजीपतियों का जो हित पूरे करने वाली संस्था है राज्य, उसकी सर्वोच्चता को समाप्त करेगा और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित करेगा। क्योंकि अभी तक उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? मात्र जो पूंजीपति वर्ग है, जो बुजुर्गा वर्ग है। शिक्षा का विस्तार और उत्पादन की शक्तियों का विकास शीघ्रता से होगा। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग क्रांति द्वारा अपनी स्थिति को कठोर करेगा, मजबूत करेगा और जो पूंजी के अंतिम अवशेषों को समाप्त करना अपना आगे बढ़ाएगा। पूंजीवाद के जो अवशेष हैं उनको समाप्त करने में और राज्य शक्ति का प्रयोग करने और पूंजीपति के प्रतिरोध को कुचलने और उनके अवशेषों को पूर्णतः नष्ट करने के लिए सर्वहारा वर्ग अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। अब अल्पमत बहुमत का दमन नहीं करेगा,
बल्कि बहुमत अल्पमत का दमन करेगा। यानी अभी तक जो पूंजीपति वर्ग था, जो कम संख्या में थे, और जो बहुमत था, जो श्रमिक और सरवारा अधिक संख्या में थे, उनका दमन करता था। अब क्या होगा, जो सरवारा वर्ग है, जिनकी संख्या अधिक है, श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास, वो पूंजीपतियों का जो संख्या में कम है उनका दमन करेगा। मार्क्स के अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है, परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि तो अस्थायी है। इस अस्थायी चीज का अस्तित्व उस समय तक है जब तक विरोधियों का दमन करने के लिए इसकी शक्ति की आवश्यकता है। और विरोधी कौन है? पूंजीपति। इसलिए एंजिस के अनुसार स्वतंत्र एवं लोकप्रिय राज्य की बात करना सर्वथा हास्यप्रद है। जब तक सरवारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता है, उसे उसकी स्वतंत्रता के हितों के लिए नहीं, बल्कि विरोधियों का दमन करने के लिए है। यानी सरवारा वर्ग राज्य को कब तक काम मिलेगा? जब पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर लिया जाएगा। और जब स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है, तब राज्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। साम्यवादी अवस्था की स्थापना इसका लोप की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार राज्य का धीरे धीरे लोप सरवारा वर्ग की देखरेख में होगा। और इस साम्यवादी अवस्था की दो विशेषता होगी, एक वर्गविहीन राज्यविहीन सामाजिक व्यवस्था। इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषक नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा, और धीरे धीरे राज्य अपने आप क्या हो जाएंगे? लोप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नामो निशान नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देंगे। जब वर्ग ही नहीं रहेंगे तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अर्थात वर्ग विहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना मार्क्स का एक उद्देश्य था। इस समाज में वितरण का सिद्धांत प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार पर आधारित होगी। जो समाज बनेगा राज्य के बाद, वर्गविहीन राज्यविहीन समाज, वह समाज वितरण के सिद्धांत योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, जो राज्य के उद्देश्य हैं, जो राज्य की प्रकृति है, इस संबंध में मार्क्स का जो सिद्धांत है वह राज्य विहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। और राज्य को समाप्त करने के बाद मार्क्स ठोक कर इस बात को अपने तर्कों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जहां तक इसका जो दूसरा पक्ष है, जो आलोचनाओं का है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आलोचक कहते हैं राज्य एक नैतिक संस्था है, वर्गीय संस्था नहीं है। राज्य को मार्क्स एक वर्गीय संस्था मानता है। आलोचक कहते हैं राज्य नैतिक संस्था है, वर्गीय संस्था नहीं है। राज्य आर्थिक लूट है, एक तरफा विचार, यह एक पक्षीय है। आलोचक कह रहे हैं यह वर्ग पर आधारित संस्था नहीं है, जो समाज के किसी एक वर्ग के हाथों से दूसरे वर्ग का शोषण करने का यंत्र है। यह हिंसा पर आधारित नहीं है, इसका आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। यह एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्ति के विकास में सहायक बनना है। इसलिए एक नैतिक संस्था है। राज्य जन समूह का शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। मार्क्स राज्य को शुरू से ही व्यक्ति का और समूह का शत्रु मान रहा है, क्योंकि वह पूंजीपतियों का सहायता देता है, उनकी सहायता करता है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि मार्क्स ने राज्य को केवल शोषण का यंत्र, वर्गीय संस्था और बुजुर्गों की कार्यकारिणी समिति तथा हिंसा पर आधारित संस्था माना है, परंतु व्यवहारिक अनुभव ठीक इसके विपरीत दिखाई देता है। आज का जो वेलफेयर स्टेट है, जो लोक कल्याणकारी राज्य है, व्यक्ति का सहायक है, उसका मित्र है, उसका शत्रु नहीं है, उसका दुश्मन नहीं है। राज्य आज व्यक्ति के हित से संबंधित काम करता है। राज्य का सर्वोच्च जो हित है वह व्यक्ति का विकास है। इसलिए यह शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। यह निर्दयी व्यवस्थाओं का सुधारक है, जनक नहीं है। यह आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का साधन है, दमन का स्रोत नहीं है।
ये व्यक्ति के विकास में सुविधाएं प्रदान करता है, बाधा उत्पन्न नहीं करता। राज्य मार्क्स ने राज्य के मौलिक कार्यों की उपेक्षा कर उसे दमनकारी कार्यों पर अनावश्यक महत्व दिया, इसलिए मार्क्स के राज्य विषयक विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात आलोचक करते हैं। इस प्रकार राज्य नैतिक संस्था है, राज्य जन समूह का मित्र है। आगे आलोचक कहते हैं कि परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक नहीं, बल्कि संवैधानिक साधनों द्वारा भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। और मार्क्स कह रहा है परिवर्तन किसके द्वारा आएगा? सर्वहारा वर्ग की क्रांति के द्वारा। लेकिन हम आलोचक कह रहे हैं कि नहीं, संवैधानिक साधनों के माध्यम से, शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं, इसमें क्रांति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सामाजिक परिवर्तन, हम आर्थिक परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से संभव है। राज्य स्थायी संस्था है, अस्थायी संस्था नहीं है। मार्क्स कह रहा है कि ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। यह व्यापारिक समझौते की भांति दो पक्षों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। राज्य मानव स्वभाव पर आधारित है। राज्य के लोभ की कल्पना मिथ्या है, यानी मार्क्स तो राज्य को लोभ करने की बात कर रहा है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि तो परमानेंट इंस्टीट्यूट है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।